हेलो दोस्तों, चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जिसमें सभी लोग सफ़ेद चमकीले कपड़े में थे और अर्थी पर एक मुर्दा था जो सफ़ेद कपड़े में था पर दूल्हे की तरह सजा हुआ था। विचार की बात ये थी कि रात में कोई भी शव यात्रा नहीं निकाली जाती। उस शव यात्रा में लगभग 100 से भी ज्यादा लोग थे। उनके सबसे सामने एक हांडी और आग लेकर चल रहा था और उससे पूछा, दादा ये रोड कहाँ जाती है? हम रास्ता भूल गए हैं। उस बूढ़े ने बहुत गुस्से के लहजे में अजीब सी आवाज में चिढ़ते हुए कहा, तुम लोग यहाँ मरने आए हो? दिखता नहीं है बारात जा रही है। बारात को रोककर तुमने अच्छा नहीं किया। जाओ वापस जाओ, जाओ वापस जाओ। दूल्हे ने देख लिया तो मंजिल पर कभी नहीं पहुंचोगे। दूल्हे को लांघ कर आगे गए तो कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। जाओ अपनी गाड़ी घुमाओ और वापस जाओ। अगर दूल्हा उठ गया तो वो तुम्हारे शरीर से आत्मा निकाल के इस बारात का हिस्सा बना देगा। यहाँ दूल्हे से मतलब जो अर्थी पर बैठा हुआ मुर्दा था, जो कि दैयत थे, उससे था। और इसे ही हमारे यहाँ पर दैयत की बारात कहा जाता है। रात में अगर कोई शव यात्रा दिखे तो कोई उसके आगे नहीं जाता। इतने में ही गाड़ी पर उसके दो दोस्त जो पीछे बैठे हुए थे गाड़ी से उतरे और उस बूढ़े के गिरेबान को पकड़कर गाली देते हुए बोले, अबे ओ काका, तूने भी पी रखी है क्या? ओ मैयत को बारात बोले जा रहा है? जितना पूछा है उतना बता और ज़्यादा रंगबाजी मत कर। और एक कनपट्टी पे पड़ा ना तो उस मुर्दे के बगल में लेट के ना शमशान जाएगा, तू समझा। तभी सब यात्री जोर जोर से हंसने लगे। उस बूढ़े ने अपना गिरेबान चढ़ाया और वो भी हंसने लगा। राजन ने मामला संभाला और उन दोनों को अलग किया और उन दोनों को अपनी गाड़ी पर बैठाया और स्टार्ट की और गाड़ी उस सब यात्रा के आगे लेकर गए। घूमते हुए 3 बज चुके थे, लेकिन बार बार वो उसी जगह पर घूम रहे थे और उन्हें वो ढोल बजाने वाला बूढ़ा सब यात्रा सब कुछ बार बार दिखाई दे रहा था। लेकिन अब की बार वो देखते हैं कि अर्थी पर वो मुर्दा बैठा हुआ है और बार बार उन्हें घूर रहा है। उन्हें देख अजीब आवाज करता हुआ चीखता है। इस घटना से अब तीनों बहुत ज़्यादा डर गए थे और तेजी से गाड़ी चलाने लगे। आखिरी बार वो जब उस सब यात्रा में देखे तो उस सब यात्रा में कोई भी चल नहीं रहा था। सभी के सभी रास्ते को जाम कर खड़े होकर उन्हें घूर रहे थे और उन्हें देख एक साथ वो लोग कह रहे थे कि दूल्हे की बारात को लांघ कर तूने अच्छा नहीं किया, आओ हमारे साथ बारात में चलो। सुरेश ने डरते हुए कहा, अबे अबे साले गाड़ी घुमा। और उतने में वो सब यात्री उनके पीछे दौड़ पड़े। इस बार राजन ने गाड़ी तेजी से भगाई और वो तीनों डरकर पसीना पसीना हो चुके थे। और अचानक से उन्हें एक दूसरा रास्ता दिखाई पड़ा और उस रास्ते पर उन्हें फिर से वो सब यात्रा दिखाई दी और उनकी गाड़ी डिसबैलेंस हुई और एक साइड में लगे ट्रैक्टर से जाकर टकरा गई, जिससे कि पूरी गाड़ी चूर चूर हो गई। विकास का सर फटकर भेजा बाहर आ गया। उसने जगह पर ही दम तोड़ दिया। सुरेश और राजन जो कि गाड़ी भगा रहा था, उसका भी सर फट गया। उन्हें गंभीर चोटें आईं, लेकिन वो दोनों जिंदा थे। सुबह टहलने वालों ने उनको देखा तो आसपास खून, लोथड़े और मांस से पूरी रोड सराबोर थी। उन लोगों में से किसी ने पुलिस बुलाई और विकास को और उन दोनों को हॉस्पिटल भेजा गया, जहां पर डॉक्टर ने विकास को मुर्दा घोषित कर दिया और बाकी दोनों की हालत भी बहुत गंभीर थी, बस सांसें चल रही थी। वो भी बहुत धीरे। वो उस हॉस्पिटल के 4थी मंजिल पर एडमिट थे। इतने में सुरेश चीखते हुए खड़ा हुआ और कहने लगा, ये मेरा बाराती है, इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा। उस रात खून की उल्टियां करते हुए सुरेश ने दम तोड़ दिया। राजन की पत्नी सीमा ने मुझे बताया कि उनके साथ क्या हुआ है, तो तब मैंने सीमा को इनकी पार्टी वाली घटना और सब कुछ बता दिया। तब सीमा ने मेरे से विनती की, प्लीज़ कुछ भी कीजिए, 2 मर चुके हैं, मैं अपने पति को नहीं खो सकती। तो मैंने उन्हें आश्वासन दिया और रक्षा मंत्र और उनके प्राण के लिए एक पूजा आरंभ की। 3 दिन बाद अचानक से राजन जाग गया और अचानक से बहुत तेज हंसते हुए उसने अपने सारे कपड़े फाड़ दिए और वो बिना कपड़ों के एकदम नंगा था। और
जोर जोर से हंसे जा रहा था। हाथों में लगी निडल्स को बार बार निकालता और खुद को चुभोए जाता। हॉस्पिटल रूम के बेड, औजारों और मशीन से अपने आप को जख्मी किए जा रहा था। खुद को ऐसे काटता और अपनी बॉडी से मांस निकाल लेता और बार बार हंसते हुए आवाज में ये कह रहा था, मेरी बारात अभी भी वहाँ ठहरी है। 2 को तो मैं ले गया, लेकिन ये भी मेरा बाराती है, मैं इसे भी ले जाऊंगा। डॉक्टर नर्स बहुत लोग उसे पकड़ रहे थे, लेकिन वो किसी के बस में नहीं आ रहा था। उसने खिड़की और दरवाजों के कांच अपने मुक्कों से तोड़ दी थी, जिससे कि वो बार बार नीचे कूदने की कोशिश करता और बस यही कहता था, ये मेरा बाराती है, इसे मैं ले जाऊंगा। उस हॉस्पिटल के लोग उससे कहते कि इसे कुछ और ही रोग है और इस पर कुछ सवार है, इसका कुछ और भी इलाज कराओ। और लास्ट में उसे उस हॉस्पिटल के बेड पर रस्सी और चैन से बांधकर रखना पड़ा। वो शाम होते ही उन्हें भी तोड़कर खुद को फांसी लगाने या फिर खिड़की से कूदने की कोशिश करता और कभी पलंग पर बैठकर उन निडल को अपनी नसों में चुभोकर खुद को खूना खून कर देता और ऐसे हंसता जैसे कि उसे कुछ दर्द नहीं हो रहा और अपने घाव को कुरेदता और सीने को फाड़ने लग जाता। वो अपनी पत्नी और परिवार वालों को बुरी बुरी गाली देता और कहता, मेरे दोस्त मुझे बुला रहे हैं, मुझे बारात में जाना है। पर डॉक्टरों का कहना था कि सर पर चोट लगने की वजह से इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। लेकिन सीमा ने मुझे एक बार फिर से कॉल किया और मुझे सारी बातें बताई। तब मैंने भैरव जी की अखंड ज्योत जलाई और उनसे प्रार्थना की कि हे देव, कोई भी समस्या हो, शारीरिक या परलौकिक, रक्षा कीजिए। कि प्राण रक्षा के लिए फिर जाप अनुष्ठान शुरू किए। शाम वो हॉस्पिटल में चिल्ला रहा था, तुम कुछ भी कर लो, मैं इसे भी अपने साथ ले जाऊंगा। राजन की बीबी सीढ़ियों पर बैठी हुई थी और रो रही थी। उनकी आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि वो कुछ और पैसे जमा कर सकें। जितना कि उधार लिया जा सकता था उन्होंने ले लिया था। वो हॉस्पिटल के पास एक देवी के मंदिर में गई, जहाँ पर उन्होंने रोते हुए प्रार्थना की, हे देवी, मेरे पति से जो भी भूल हुई हो और जो भी हुआ है मैं उसकी भरपाई करूँगी, मेरे पति को ठीक कर दो। थोड़ी देर प्रार्थना करने के बाद ऐसा लगा देवी ने उनकी बात सुन ली और वहाँ पर एक ठंडी सी हवा के साथ सारा माहौल शांत हो गया, जैसे कि देवी उसे आश्वासन दे रही हो कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। कि तभी उनके पास एक आदमी आता है, बड़ी भारी और गंभीर आवाज़ में बोला, बहन तू क्यों रो रही है? दुख न कर, उसे कुछ और नहीं होगा। तू बता कितना पैसा और लग रहा है? तू मुझे बता, मैं और देता हूँ। सीमा ने बिना सर उठाए और उन्हें देखकर कहा, भैया 1 लाख की और ज़रूरत है। उस आदमी ने उसको 1 लाख रुपए दिए और उसे एक पुड़िया दी और कहा उसके माथे, उसकी हथेली और उसके पंजे पर उसे मल दे और उसे कुछ नहीं होगा। जय काली माँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। सीमा को वहाँ होश आया और उसे पता चला कि हाँ अभी अभी उसके साथ कुछ हुआ है। आसपास देखा तो मंदिर में कोई नहीं था, लेकिन उसके पास नोटों की गड्डी पड़ी हुई थी और वहाँ पड़ी उस पोटली में भभूत थी। उन्होंने देवी को प्रणाम किया और अस्पताल की तरफ भागी, लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंची तो उसका पति उसको देखकर घबराते हुए बोला, तू अगर पास आई तो पहले इसे मारूंगा, फिर तुझे मारूंगा। इतना कहकर वो पलंग से उठकर भागे और खिड़की से कूदने लगे। सीमा तभी दौड़ी और उसने अपने पति को पकड़ा और पीछे खींचा और वो भभूत उसने उनके ऊपर फेंक दी। इससे राजन चीखने लगा और मछली की तरह फड़फड़ाने लगा। उसने वहीं काले रंग की उल्टियाँ की और चीखते चिल्लाते हुए बेहोश होकर गिर पड़ा। उतनी देर में हॉस्पिटल का स्टाफ और आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने राजन को बेड पर डाला। और अगले दिन जब राजन उठा तो उसका व्यवहार एकदम सामान्य हो गया। वो कमज़ोर था लेकिन होश में था और
डरा हुआ भी था, मानो उस दिन के उस दृश्य को वो अभी भी महसूस कर रहा था। पर धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार आने लगा। लंबे इलाज के बाद उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। इसी बीच सीमा ने मुझे फ़ोन करके मंदिर की उस घटना के बारे में बताया। देखिए, वो कोई साधारण इंसान नहीं था, वो काल भैरव थे जो आपकी सहायता के लिए आए थे। उन्होंने आपको सर उठाकर खुद को देखने नहीं दिया। राजन के बचने का एक और कारण था कि कहीं ना कहीं उसे अपनी भूल का आभास भी था। अंदर ही अंदर उसे पश्चाताप भी था और उसे पता था कि उसने और उसके दोस्तों ने गलत किया है। वो आज सुरक्षित है, लेकिन उनके दोनों दोस्तों के बारे में सुनकर वो आज भी कांप जाता है। हेलो दोस्तों, आई एम योर होस्ट पक्षी एंड आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट अनप्लग के चैनल पर। ये था हमारा 35वां दिन 75 डे चैलेंज का। और हाँ, ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। कल मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।